आंखें बिना खुली थी नींद से जब मिसाइलों और रॉकेटों की बौछार होने लगी। नींदें तोड़ दिया करती थी जो चीखें सपनों में, आज आंखें खुलने पर भी वो बंद ना हुई। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन में। दोस्तों, एक मिनट के लिए सिर्फ ये फर्ज करिए कि आप एक हसीन सुबह की उम्मीद में सोए हो, लेकिन जब आपकी आंखें खुले तो आप अपने आप को व अपने परिजनों को गोलियों की बौछार, दर्दनाक चीखों और बेरहम व निर्दयी उग्रवादियों के बीच कैद पाए। दोस्तों, ऐसा सोचकर भी हमारा कलेजा कांप उठता है। पर ऐसा ही कुछ हुआ 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल के लोगों के साथ, जब पैलेस्टीनियन यानी कि फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमस ने सदर और सेंट्रल इजराइल के साथ साथ तेल अवीव और इजराइल की राजधानी जेरूसलेम पर भी एक के बाद एक 5000 रॉकेट दाग दिए। गाजा बॉर्डर को इन्वेड करते हुए हथियारों से लैस मोटरसाइकिल्स पर और नावों और ट्रकों के साथ साथ पैराग्लाइडर्स पर भी सवार होकर हमस के उग्रवादियों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इजराइल जहाँ के ज्यूइश यानी कि यहूदी लोगों के फेस्टिवल सुको का आखिरी दिन था और जिसके उपलक्ष्य में म्यूजिक कॉन्सर्ट्स चल रहे थे, रेव पार्टियां अपने खुमार पर थी, तो वहीं कई लोग अपने आशियानों में चैन की नींद सो रहे थे जब हमस के उग्रवादियों ने जल, थल और वायु तीनों ओर से हमले करने शुरू किए। वह सैकड़ों लोगों को मार गिराया, हजारों घरों व इमारतों को मिट्टी में मिला दिया और बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया। जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह ऐलान किया कि इजराइल इज एट दी वॉर, और जिसके बाद इजरायली आर्मी ने रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स करते हुए गाजा स्ट्रिप की कई इमारतें और मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, हमस जिसने कि इजराइल में रह रहे यहूदी यानी कि ज्यूइश लोगों पर हमला किया है, वो एक पैलेस्टीनियन यानी कि एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है। और आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध की जड़ें आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस टेंशन के इतिहास और कारण को। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इजराइल में ज्यूइश यानी कि यहूदी लोगों की मेजॉरिटी है, तो पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन में मेजॉरिटी अरबिक और इस्लामिक लोगों की है। दोस्तों, दुनिया भर में ज्यूज यानी कि यहूदी एक ऐसी कम्युनिटी रही है जिसको कभी भी ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, फिर चाहे वो हिटलर हो, क्रिश्चियंस हो, या फिर जिन कंट्रीज में वो टुकड़ों में रहते थे वो कंट्रीज हो। इसीलिए साल 1896 में थियोडर हर्जल नामक एक जर्नलिस्ट ने यहूदियों के लिए एक सेपरेट नेशन की मांग की, जिसको कि ज़ायनिज्म कहा गया। फिर कुछ सालों बाद 1917 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर ने ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के लीडर लायनल वॉल्टन को एक पत्र लिखा, जिसके अंतर्गत पैलेस्टीनी सरजमी को ज्यूइश यानी कि यहूदी लोगों के लिए नेशनल होम घोषित करने की बात कही, जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन भी कहा गया। इस वक्त तक बहुत से यहूदी फिलिस्तीन में जाकर बसना शुरू कर चुके थे, क्योंकि फिलिस्तीन का जेरूसलेम उनके लिए एक बहुत ही पवित्र और होली प्लेस था, और शायद इसीलिए यहूदियों के नेशनल होम के लिए पैलेस्टीन की धरती को चुना गया। फिर साल 1918 में ब्रिटिश सरकार का पैलेस्टीन की धरती पर कब्जा हो जाता है, और 1923 के एक जनादेश में ब्रिटिश सरकार द्वारा यहूदी यानी कि ज्यूइश इमिग्रेशन की सुविधा दी जाती है उस फिलिस्तीनी धरती पर जहां पर पहले से ही 90% आबादी इस्लामिक या फिर अरबी लोगों की हुआ करती थी। फिर अपने देश को यहूदियों को सौंपे जाने को लेकर फिलिस्तीनी लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए ब्रिटिश सोल्जर्स ने बड़ी संख्या में उन फिलिस्तीनियों को टॉर्चर और उनका अरेस्ट करना शुरू कर दिया, कई घर तबाह कर दिए, और जिसके जवाब में फिलिस्तीनियों ने यहूदी और ब्रिटिश सोल्जर्स पर भी हमला किया। अब इस मसले का हल निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीनी धरती को डिवाइड करने का फैसला किया, जिसमें कुछ हिस्सा यहूदियों को भी दिया गया, लेकिन फिलिस्तीनियों के मेजॉरिटी में होने की वजह से फिलिस्तीनी आबादी से करीबन 2.5 लाख लोगों को जबरदस्ती उनके घर से बेघर करके उनको वहां से हटाया गया। उसके बाद फिर एक जनादेश आता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब फिलिस्तीनी और यहूदी साथ मिलकर इस देश में रहेंगे, लेकिन यहूदियों को ये जनादेश रास नहीं आता है, इसीलिए वो फिलिस्तीनी आबादी पर बमबारी करना शुरू कर देते हैं। फिर शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया होता है, और जिसमें की बड़ी संख्या में यहूदी हिस्सा भी लेते हैं, जिसकी वजह से इस युद्ध में करीबन 60 लाख यहूदियों की जानें गई, और इसी दौरान भारी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन में पलायन करने लगे। फिर 29 नवंबर 1947 में 30 साल तक फिलिस्तीन की धरती पर राज करने के बाद आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन की धरती को छोड़ने का फैसला कर लिया, पर यहूदी और फिलिस्तीनियों के इस झगड़े से अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि बात अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स द्वारा सेट की गई लिमिट से ज्यादा यहूदी अब पैलेस्टीन में पलायन कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा होने से यहूदियों की आर्मी
फिलिस्तीनी आर्मी से कई ज्यादा ताकतवर हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश राज में फिलिस्तीनियों को ना ही अपनी खुद की आर्मी और ना ही अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की इजाजत थी। वही यहूदियों के पास बड़ी संख्या में सोल्जर्स और मॉडर्न वेपन्स थे। फिर नवंबर 1947 में यूएन ने यह फैसला किया कि 55% से ज्यादा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जाएगा, जबकि वहां पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन फिलिस्तीनियों की ही थी। फिलिस्तीनी और कुछ अन्य अरब देश इस फैसले को नकार देते हैं और इसका विरोध करते हैं। ज़ायनिस्ट यानी कि यहूदी हगाना मिलिट्री ने अपनी ताकत और यूएन के फैसले के दम पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को वहां से खदेड़ लिया, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया, औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और तभी ये घोषणा होती है कि 14 मई 1948 को इजराइल के देश का निर्माण हो चुका है। अब सारे यहूदी मिलिट्री ग्रुप्स एक साथ आकर इजराइल की आर्मी बन जाते हैं और कई यूरोपियन देशों के सपोर्ट के साथ वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और यूएन द्वारा जो देश फिलिस्तीनियों को दिए गए होते हैं उन पर भी अपना कब्जा जमा लेते हैं। और तब तक 3/4 फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हो चुके थे, और जिसको कि उन्होंने अपनी अरबिक भाषा में नक्बा कहा, जिसका अर्थ होता है तबाही। तो फिलिस्तीन अब 78% इजराइल हो चुका था और बाकी का बचा हुआ हिस्सा यानी कि अभी का गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक क्रमशः इजिप्ट और जॉर्डन ने अपने कब्जे में ले लिया था और फिलिस्तीन अब दुनिया के नक्शे से मिट चुका था। और तब से लेकर अब तक दशकों से इस मामले को सुलझाने की कोशिशें होती रही हैं और कई प्रस्तावित सीमाएं उजागर भी हो चुकी है, लेकिन हर बार फिलिस्तीनियों को ऑफर की गई जमीन सिकुड़ती चली गई है। और इसीलिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमस के कमांडर इन चीफ ने यह कहा था कि ज़ायनिस्ट उपनिवेशकों ने यानी कि यहूदी उपनिवेशकों ने हमसे हमारी जमीनें छीनी, हमारे लोगों को भगा दिया, हमारे गांव हमारे शहर उजाड़ दिए और यहाँ तक कि हमारे बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर भी जुल्म करते गए और कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी किया, जिसके चलते हमस ने यह हमला इजराइल पर किया है। दोस्तों, अभी भी इजराइल में आधी आबादी जूइश की तो आधी आबादी नॉन जूइश की है, पर फिर भी सबको बराबर के अधिकार नहीं मिलते हैं। फिलहाल तो इजराइल का हमला गाजा स्ट्रिप पर जारी है, उसने गाजा बॉर्डर को सीज करते हुए फिलिस्तीनियों का जीना हराम किया हुआ है। तो वहीं हमस के उग्रवादियों ने भी इजराइल के कई सोल्जर्स, बच्चों और महिलाओं के साथ साथ कई अन्य इजरायली नागरिकों को बंदी बनाया हुआ है, वह उनके ऊपर लगातार जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के इस वॉर को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, जहां कुछ यूरोपियन देश के साथ साथ यूएस और भारत सरकार भी इजराइल का साथ देने को तैयार है, तो वहीं बहुत सारे अरबिक देश फिलिस्तीनियों के हक के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। यहाँ तक कि भारत में भी कई राजनीतिक पार्टियां इजराइल को सपोर्ट करती है, तो कई राजनीतिक पार्टियां फिलिस्तीनियों के भी सपोर्ट में है। दोस्तों, दो देशों की इस पावर गेन करने की जद्दोजहद में मासूम बच्चे और मासूम जनता भी पिस रही है, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा, सालों से चल रहा खूनी संघर्ष, हजारों मासूम और बेगुनाहों के साथ साथ इंसानियत की भी हत्या और मनमानी, बस इतनी सी है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग की कहानी।